हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट हमने लेक्चर कंप्लीट किया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आज हम उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जो भी है फिल अप करना है। देखिए, A place where the animals are protected in their natural habitat is called, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है उनकी नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि जहां वो रह रहे हैं वहीं उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। क्या होता है वो जगह? वो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख दो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी, उस स्पीशीज को क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस, यानी कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो बहुत लंबी लंबी दूरी या डिस्टेंस जो है वो तय करके एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहां जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं उस जगह का क्लाइमेट उनके लिए सुटेबल नहीं होता है। तो यहां पर क्लाइमेट चेंजेस के कारण क्या होता है, वो माइग्रेट करते हैं। क्लाइमेट चेंजेस। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आपको कुछ चीजें दी जाएंगी के बीच में आपको डिफरेंशिएशन करना है, बताना है इन दोनों में क्या अंतर है। नंबर फर्स्ट इसमें ए आता है, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व एरिया क्या होता है उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? दैट एरिया रिजर्व्ड इन अ फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, यानी कि फॉरेस्ट का वो एरिया जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया हो, उस जगह को क्या किया जाता है? उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोली जाती है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? देखो the area meant for the protection or conservation of the biodiversity, यानी कि वो एरिया है जहां पर सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा बल्कि बाकी सभी चीजों को प्रोटेक्ट किया जाएगा जो वहां पर है। इवन ट्रीज, ठीक है, इवन जो नेचुरल जो है सोर्सेज है, ठीक है, जैसे लेक्स हुई, ठीक है ना, पॉन्ड्स हुए, या इसके अलावा और भी जितनी भी स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उन सभी को या पर्टिकुलर पूरा का पूरा एरिया जो है वो कंजर्व कर लिया जाता है। और वो किसी स्पेशल एनिमल के लिए नहीं होता बल्कि पूरा एरिया एक जगह से देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है, द एरिया मीन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ और कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ दिस एरिया। तो यहां पर बायोस्फीयर एरिया जो है वो मेंटेन रहता है। कैसे? क्योंकि वहां पर जो कल्चरल एक्टिविटी होती है वो सारी चीजें जो है वो भी मेंटेन रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ऐसी स्पीशीज होती है जो बहुत रेयर होती है और वो वहीं रहती है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो मेडिसिनल प्लांट्स है मान लो, और वो कहीं नहीं मिलते। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, ठीक है, जिनसे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती है। वो सारी चीजें जो है वो भी वहां कंजर्व कर ली जाती है, ठीक है, वो भी वहां मेंटेन रहती है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करता है? पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वाइल्ड एनिमल्स को बचाने। नंबर बी है, देखो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्या डिफरेंस है। जू क्या होता है? जू आपने देखा है, ठीक है ना, एक वो एरिया होता है जहां पर एनिमल्स को पिंजरे में रखा जाता है, बंद किया जाता है, ताकि वो बच्चे जो है वो उनको देख सके, ठीक है ना, उनके कुछ आदतें जो है वो समझ सके। ठीक है, वहां तो वो पिंजरे में बंद होते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको पता है वो कहां होते हैं? वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं। तो देखो जू क्या है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन एन आर्टिफिशियल हैबिटेट फॉर एन एग्जीबिशन। ठीक है, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? इट प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो ये बी हो गया। नंबर थर्ड देखिए, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती है? इंडेंजर्ड स्पीशीज तो वो है जो खतरे में है, अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगी? आगे खत्म हो जाएगी नेचर से। वही एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है? ऐसी स्पीशीज जो कि नेचर में अब और ज्यादा नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। तो देखो इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है? द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिसेमिनेटिंग सो सच अ लेवल दैट दे माइट फेस द एक्सटिंक्शन, यानी कि उनके नंबर इतने कम हो गए हैं कि आगे चल करके वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं।
देन एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है? द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हुज नंबर इज 0 बिकॉज ऑफ चेंजेस इन देयर हैबिटेट एंड अदर क्लाइमेट्स। हो सकता है किसी क्लाइमेट चेंज के कारण वो स्पीशीज जो है वो वहां रह नहीं पाई हो, ठीक है, हैबिटेट चेंज के कारण वहां रह नहीं पाई हो और खत्म हो गई, आज 0 है उसके नाम। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा और फोना के बीच में क्या डिफरेंस है देखो। फ्लोरा द प्लांट्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लांट्स मिलेंगे उनको हम कहते हैं फोना, जैसे जामुन का पेड़, साल का पेड़ एक्सेट्रा, जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, ठीक है। वही फोना क्या होता है? फोना है द एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा प्लांट्स के लिए यूज आता है, फोना एनिमल्स के लिए यूज आता है। एग्जांपल है लेपर्ड, एलिफेंट एक्सेट्रा, करेक्ट। चलिए, तो ये हमने इनके बीच में डिफरेंसेस देखे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग, यानी कि अगर फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे तो किन किन चीजों पर कैसा कैसा असर पड़ेगा, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और उन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, विलेजेस पे, सिटीज पे, अर्थ पे, और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कैसे अफेक्ट होगी, ये सब चीजों के बारे में बताने अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो, यानी कि फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं तो कैसे। देखो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पर क्या असर पड़ेगा इसकी बात करते हैं। देखो ट्रीज आर द हैबिटेट्स एंड द सोर्स ऑफ फूड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। ट्रीज जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए फूड का सोर्स है, और रहने का भी एक तरीके से देखा जाए तो जगह है वो उनकी, ठीक है ना। काफी सारे बर्ड्स, काफी छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं। Deforestation leads to the destruction of the natural habitats of the wild animals. अगर यहाँ से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है किसी जगह से तो वहां के एनिमल्स जो हैं उनके लिए हैबिटेट खत्म हो जाएगा। और पता है सबसे ज्यादा एनिमल्स जो हैं वो खत्म तब होते हैं जब उनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाता है। हैबिटेट लॉस के कारण जो है वो सबसे ज्यादा एनिमल्स खत्म होते हैं। प्लीज उनका हैबिटेट जो है वो उनसे नहीं छीनो, ठीक है। एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड द पोल्यूशन लेवल ऑफ द एनवायरमेंट। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा। आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रीज जो है वो पॉल्यूशन लेवल को बहुत कम करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, तो अब जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो नेचर में क्या होगा, एनवायरमेंट में CO2 का लेवल बढ़ेगा एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल, और ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, व्हिच गिव राइज टू अ ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है CO2 का लेवल जब बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, ओवरऑल टेम्परेचर जो होगा अर्थ का वो बढ़ेगा। ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, जो जगहों जिन जगहों पर सर्दी पड़ती है बहुत ज्यादा, है ना, जहां स्नो है बहुत ज्यादा, उन जगहों पर भी गर्मी बढ़ेगी, स्नो बढ़ेगी, मतलब स्नो जो है उन जगहों पर गर्मी बढ़ेगी तो वहां ग्लेशियर्स जो होंगे वो पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो क्या होगा, वहां वो रिवर के फॉर्म में आकर के समुद्रों में, यानी कि ओशंस जो है उनका लेवल बढ़ाएगी। उसका लेवल बढ़ने पर क्या होगा, वो एरिया जो समुद्र के आसपास है वो डूबने लगेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो लोअर्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर का लेवल भी लो हो जाएगा। Moreover, deforestation decrease the soil fertility and so increase the chances of the natural calamities. ये बोलता है सॉइल की फर्टिलिटीज जो है, सॉइल फर्टिलिटी जब खराब हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो जो क्रॉप्स उगती हैं वो कैसे उगेंगी ढंग से, क्रॉप्स नहीं उगेंगी तो क्या होगा, खाने की चीजें जो होंगी वो कहाँ से आएगी, नहीं आ पाएगी, ठीक है, खाने पीने की कमी होने लगेगी। इतने सारे चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे अगर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन करने के बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। विलेजेस जो है या रूरल एरियाज जिनको हम बोलते हैं, गांव के जो एरिया होते हैं उनमें क्या इफेक्ट पड़ता है, द डिक्लाइन द रेनफॉल रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, गांव में बारिश नहीं होगी, आपको पता है गांव में मोस्ट लोग जो है वो खेती करते हैं, है ना, क्रॉप्स जो है वो उगाते हैं, तो जब बारिश ही नहीं होगी तो क्रॉप्स जो है वो ढंग से कैसे उगेगी, नहीं उग पाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी और खराब हो जाएगी वहां पे। They decline the rainfall, the decrease the soil fertility and the changes of the natural disaster affect the village life. इसके बाद बात करते हैं सिटीज की, सिटीज या अर्बन एरियाज जो होते हैं उनके अंदर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। फॉरेस्टेशन
result in global warming. Global warming बढ़ेगी, ठीक है. It also results in the increase in the level of pollution. Pollution level बढ़ेगा. Hence the deforestation effect in the life of cities. ऐसे ही जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनमें पॉल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा है, ठीक है. दिल्ली जैसी सिटी देखो, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, ये ऐसी जगह हैं जहां पर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है. यहाँ के जो लोग हैं ना, इनके अंदर सांस की बीमारी बहुत जल्दी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है इतना जल्दी डेवलप होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि इतनी जल्दी उनके लंग्स खराब हो गए. इतना इतना खराब एयर लेवल है वहां. फॉरेस्टेशन होगा, नो डाउट पॉल्यूशन बढ़ने वाला, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी सिटीज की लाइफ, क्योंकि उन्हीं जगहों पर क्या होता है, मेट्रो सिटीज के अंदर इतने सारे व्हीकल्स, इतनी फैक्ट्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी चीजें होती है जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ाती है. नेक्स्ट बात करेंगे अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. द डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो सॉइल है वो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर पे मिलती है. जब सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी तो सीधी सी बात है अर्थ क्रस्ट जो है वो खराब होने लगेगी. it the changes in the physical properties of the soil, physical properties soil की change होने लगेगी. all these changes result in desertification. क्या होगा जब सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज होने लगेगी तो वो सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, इनफर्टाइल हो जाएगी. जैसे सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो ये होगा कि वो सॉइल जो फर्टाइल नहीं होती है धीरे धीरे वो ऐसी सॉइल बन जाती है जो कि डेजर्ट में मिलती है हमें, है ना. रेगिस्तान में जैसी मिट्टी मिलती है ना, वो बिल्कुल भी कैसी होती है, बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती. तो क्या होगी, वो सॉइल जब इनफर्टाइल हो जाएगी या फिर उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगा. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. तो डेजर्ट बढ़ने लगेंगे, डेजर्टिफिकेशन होने लगेगी. नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. डिफॉरेस्टेशन विल मेजरली अफेक्ट द नेक्स्ट जनरेशन. तो मेजरली इफेक्ट जो पड़ेगा ना वो नेक्स्ट जनरेशन पे पड़ेगा. द नेक्स्ट जनरेशन विल फेस द प्रॉब्लम्स इन एवरी स्टेप. क्लाइमेटिक कंडीशंस विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हो चुकी होंगी. एयर, वाटर, सॉइल सब खराब है. There will be a scarcity of the food and the clean environment. Next generation won't be able to see the most of animal species due to habitat losses. सब कुछ जो है एनवायरनमेंट के अंदर खराबी आ चुकी है. सॉइल, वाटर, ठीक है, एयर सब खराब हो चुका है. तो स्टेप बाय हर स्टेप पर उनको क्या है, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. नेचुरल चीजें तो देखने को ही नहीं मिलेगी उनको. कई सारे एनिमल्स ऐसे होंगे जो हैबिटेट लॉस के कारण एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो वो उन्हें नेचुरली कभी नहीं देख पाएंगे. ये सारी चीजें जो है वो होंगी नेक्स्ट जनरेशन के साथ फॉरेस्टेशन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ. पूछता है क्या होगा अगर. आपको 3 चीजें दे रखी है. वी गो ऑन कटिंग ट्रीज. सेकंड, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड. थर्ड, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्सपोज्ड. इन तीनों चीजों को करने पर क्या होगा. अगर मैं बात करूं फर्स्ट, इफ वी गो ऑन अ कटिंग ट्रीज, देन अगर काटते हैं और ट्री को काटते हैं तो क्या होगा. टेम्परेचर विल इंक्रीज टू द ग्रेटर एक्सटेंट. टेम्परेचर नो डाउट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी. द चेंजेस ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स टू अकर विल इंक्रीज. जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो बढ़ जाएंगे. कहीं बाढ़, ठीक है ना, फ्लड, ठीक है, सूखा, ये सारी चीजें जो है वो बढ़ जाएंगी. द वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब. आपको पता है जो ट्रीज होते हैं वो वाटर साइकिल मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो वाटर साइकिल जो है वो बिगड़ जाएगा. जहां बारिश होनी थी वहां के पेड़ तो हमने काट दिए, वहां बारिश होनी बंद होगी, वाटर साइकिल पूरा बिगड़ जाएगा उस जगह का. नेक्स्ट, इफ द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब. अगर किसी एनिमल का हैबिटेट डिस्टर्ब कर दिया जाए. आपको एक एग्जांपल देता हूं. आपने मान लो एक ट्री है, बड़ा सा ट्री है, बड़े से ट्री को काट दिया. बड़े से ट्री को काटा ना, आपको पता है कितने सारे एनिमल्स जो हैं वो हैबिटेट लॉस कर गए, मतलब उनका हैबिटेट लॉस हो गया. कितने सारे शेल्टरलेस हो गए एनिमल्स. बताता हूं, देखो. फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सा ट्री है, इसके ऊपर अप्रोक्स 100 बर्ड्स रहते हैं. 100 बर्ड्स में से आप मान लो ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जिन्होंने अभी अंडे दिए हैं. मान लो 20 to 30 एग्स हैं उसके अंदर. जब एक पेड़ काटा जाएगा तो वो सारे के सारे 100 बर्ड्स वो सारे कैसे हो जाएंगे, शेल्टरलेस हो जाएंगे. प्लस कई सारे अंडे जो हैं वो फूट जाएंगे. ठीक है ना. जब पेड़ नीचे गिरेगा वो सारे के सारे अंडे खत्म हो जाएंगे. बर्ड्स कहां से आएंगे, बर्ड्स के नंबर और डिक्रीज होने लगेंगे. ठीक है. मान लो उस पेड़ के स्टेम के अंदर एक ऐसा होल, मान लो उसके अंदर आउल रहता था. आउल रहता था.
या फिर स्नेक रहता था या फिर स्क्वैरल रहती थी, वो कैसे हो जाएंगे? वो भी शेल्टरलेस हो जाएंगे। पेड़ की रूट्स के अंदर कुछ चूहे, ठीक है, या फिर स्नेक्स मान सकते हो, वो बिल बना के रहते थे, शेल्टरलेस हो जाएंगे। ठीक है, उस पेड़ के ऊपर कभी कभी जो चीता होता है ना, चीता पेड़ पे भी चढ़ सकता है, आपको पता है? चीता या लेपर्ड था, ठीक है, चीता या लेपर्ड ये दोनों पेड़ पर चढ़ सकते हैं, वो भी आकर के वहां रहते हैं। उसकी भी रहने की जगह खत्म हो गई, तो सोचो कितने सारे एनिमल्स जो हैं वो शेल्टरलेस हो गए अगर एक पेड़ काटा गया था। The animals will lose their natural habitat and will reach the level of being endangered. होगा क्या? एनिमल्स जो है उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगे, यानी कि वो धीरे धीरे खतरे की कगार पे पहुंच जाएंगे, नंबर डिक्रीज होने लगेंगे। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मे बी फोर्स्ड टू इन्वेंट प्लेसेस मीट फॉर ह्यूमन लिविंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब आपको पता है कई जगहों पर ऐसा होता है, कि घर में लेपर्ड घुसाया है ना, कुछ पहाड़ी एरिया में ऐसा होता है, लेपर्ड घुसाया। अरे आपने पहाड़ पर घर बनाया ही क्यों? वो लेपर्ड का एरिया था, फिर तो इतना ऊंचा पहाड़ पर चढ़ करके आपने इतना सुंदर घर बनाया है, तो वहां लेपर्ड नहीं घुसेगा तो और क्या होगा? आप लेपर्ड के घर में घुसे हो, लेपर्ड आपके घर में नहीं घुसा है, ठीक है ना? तो फिर वो घरों में ह्यूमंस के सिटीज के आसपास आते हैं खाना ढूंढने के लिए, फिर हम उनको मार और देते हैं। उसके बाद देखो, इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज, देन जो टॉप लेयर है सॉइल की उसको एक्सपोज कर दो, हटा देंगे, तो क्या होगा? उस लेयर के अंदर, सॉइल के अंदर क्या है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना? प्लांट जो है वो उसी सॉइल से न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर सॉइल ही हटा दी गई तो प्लांट्स जो है उनकी रूट्स न्यूट्रिशन कहां से लेगी? देखो, द एक्सपोज्ड लेयर विल लॉस एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स स्पेशली फॉर द ह्यूमंस। सेकंड, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रखती है, वो भी खत्म हो जाएगी इसकी। डेजर्टिफिकेशन विल टेक्स प्लेस, डेजर्टिफिकेशन होने लगेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चट्टाने होती है वो जब बाहर निकल आती है, सॉइल हट जाएगी तो चट्टाने बाहर आएंगी। गर्मी के कारण क्या होता है? चट्टाने टूटती है तो मिट्टी बनती है और डेजर्ट बनता है उस जगह पे। ये सारी चीजें होंगी अगर हम टॉप लेयर को हटाते हैं या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को उनका हैबिटेट लॉस जो है वो कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, आंसर इन ब्रीफ क्या है? व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी? हमें बायोडायवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी चाहिए? द वैरायटी ऑफ द लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ and their interrelationships and their relationship with the environment is referred to a biodiversity। सही है, अलग अलग जो वैरायटीज है लाइफ की वो एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर, ठीक है, और इनमें इंटर रिलेशनशिप भी होता है। इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कोई एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पर डेफिनेटली डिपेंड करती है अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है ना? शेल्टर के लिए तो कम, फूड के लिए मैं कह सकता हूं ज्यादा करती है ना? एंड देयर रिलेशनशिप्स जो है वो एनवायरमेंट को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं, और यही चीज जो है वो बायोडायवर्सिटी है। We should conserve biodiversity so as to maintain the food chain। फूड चेन का नाम सुना है आपने? फूड चेन कैसे होती है? जैसे प्लांट है, ठीक है, प्लांट को खाया किसने? ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर ने खाया, या ग्रास हॉपर छोड़ो, आप ये कह सकते हो कि प्लांट को खाया किसी रैट ने, चूहे ने। चूहा खाता है ना प्लांट्स, ठीक है ना? उसके दाने खा लिए। रैट को खा लिया किसने? कैट ने खा लिया, ठीक है। तो ये एक फूड चेन है जिसमें एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल पर डिपेंड है के लिए, ठीक है ना? या फिर प्लांट पे डिपेंड है रैट, ये प्लांट पर डिपेंड है, जबकि कैट जो है वो रैट पर डिपेंड है। तो फूड चेन भी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर मैं इस बीच में से रैट को हटा दूं फिर क्या होगा? कैट तो भूखी मर जाएगी, है या नहीं? तो यहां फूड चेन्स जो है वो भी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। डिस्टर्बेंस इन अ फूड चेन में अफेक्ट द होल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है वो खराब हो सकता है कम, जब अगर हमने डिस्टर्बेंस दिखाया फूड। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो कंप्लीटली सेफ फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। व्हाई? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्या है? एकदम सेफ है। कैसे? सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय द poachers will still rampant in protected forests and areas, so they are not safe for wild animals। बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो कैप्चरिंग, किलिंग एनिमल्स, ठीक है, बाय द पोचर्स, मतलब देखा जाए ना वो ऐसे लोग होते हैं जो
चोरी छिपे उन जगहों पर घुसते हैं और इन एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं, इनको मारते हैं, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स जो है ना, वाइल्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ना, वो अभी भी देखा जाए तो सेफ नहीं वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। सम ट्राइबल डिपेंड्स ऑन द जंगल, हाउ, कुछ ट्राइबल स्पीशीज ऐसी होती है, ट्राइबल स्पीशीज क्या होती है, जो नेचर के आसपास रहती है, जंगलों में रहती है और उन्हीं पर डिपेंड रहती है अपने फूड और शेल्टर के लिए। तो क्या सम ट्राइबल्स depends on the jungle for the fulfillment of their basic needs like such as food, medicines, clothing, shelter, etc. Yeah? Next question की बात करते हैं. What are the causes and the consequences of the deforestation? देख लेते हैं. Causes क्या है deforestation के? The causes of the deforestation may be the following. Number first, natural causes like a forest fires, drought, etc. सूखा, जंगल में कभी-कभी नेचुरली आग लग जाती है, क्या वो हो सकता है. सेकंड, बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेस, कई बार क्या होता है, लोग ऐसी बहुत अपनी रिचनेस दिखाने के लिए क्या करते हैं, नेचर के अंदर मतलब जंगल के अंदर जाकर के घर बना लेते हैं, ठीक है, भले चाहे वहां पर बेसिक नीड जैसी चीजें अवेलेबल हो ही ना, फिर भी हमें नेचर के आसपास रहना है, तो वहां जाकर के पेड़ों को काटा जाता है, बड़ा सा घर बनाया जाता है, गलत है. फैक्ट्रीज जनरली जंगल के अंदर बना ली जाती है, ठीक है. प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है. कल्टीवेशन में क्या होता है, जैसे खेती कर रहे हैं हम, क्या कई बार जानवरों को चारा आता है, जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है जिसको फैडर बोलते हैं, फॉडर बोलते हैं, तो वो जो चारा होता है उस चारे को खिलाने के लिए क्या उसकी खेती भी करी जाती है, क्रॉप्स उगाई जाती है, पेड़ों को काटना पड़ेगा. मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, लकड़ियां काट करके जला ली जाती है, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां यूज में ली जाती है, सबके लिए पेड़ काटने पड़ेंगे तो डिफॉरेस्टेशन हो सकता है. तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के, नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फ्लड फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना. इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी सॉइल की वो बढ़ेगी. डिक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होगा. एक्सटेंशन ऑफ मैनी फ्लोरा एंड फोना, कई सारे फ्लोरा और फोना जो होंगे कैसे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. What is the red data book? The red data book is a source book which keeps the record in all endangered plants and animals. Red data book जो है वो एक ऐसी बुक है यहाँ पर endangered plants और species जो है उनका डाटा होता है ना. कई बार तो क्या होता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं वो इसमें लिखी जाती है, लेकिन मोस्टली जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है जिनको बचाया जाना जरूरी है उन सब के जो डिटेल्स होती है वो इस बुक के अंदर मिलेगी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? माइग्रेशन टर्म जो है उससे आप क्या समझते हैं? द माइग्रेशंस मीन द मूवमेंट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन ईयर फॉर ब्रीडिंग और फॉर द ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशंस. माइग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी जगह पर अगर क्लाइमेट एडवर्स हो जाता है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो खराब हो जाती है, तो वहां के एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं वो उस जगह को छोड़ करके टेम्पररी किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहां उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है. प्रोसेस जो है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइग्रेशन. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट द मेंटेनेंस एट द ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्शन टू बी टेकन बाय यू. यानी कि आप अपने आसपास अपनी जगहों पर जो आपकी लोकेलिटी है उसके आसपास आप ग्रीनरी बढ़ाने के लिए या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं उनके बारे में लिस्ट बनानी है हमें, ठीक है. वी कैन ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, यानी कि हम अपनी लोकेलिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं, ठीक है. ओके, वी कैन प्रोटेक्ट देम एंड प्रोवाइड वाटर टू देम, ठीक है. पेड़ लगा करके छोड़ना थोड़ी ना होता है, उसकी प्रॉपर केयर भी तो करनी पड़ती है, ठीक है ना. पानी देना, उसको प्रोटेक्ट करना ताकि कोई जानवर उसको खा ना जाए या गिर ना जाए, तो एक प्रॉपर. ओके, all the residents should be educated about the benefits of growing trees and the harmful effects of cutting the trees. यानी कि जो आसपास के लोग हैं, जो नेबर्स हैं, उनको ये बताना, उनको ये अवेयर करना कि जो पेड़ काटे जाते हैं उससे क्या नुकसान होता है और जो ट्रीज जो है उगाए जाते हैं, ठीक है ना, उनसे क्या क्या बेनिफिट्स होगा नेचर को, हमें, ये सब चीजें कर सकते हैं हम, ये कुछ एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ द डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल. यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि जब
पेड़ काट दिए जाते हैं, फॉरेस्ट खत्म कर दिए जाते हैं, तो बारिश आना कम कैसे हो जाती है, रेनफॉल कम कैसे हो जाता है? Due to deforestation, the amount of CO2 in the atmosphere will increase. बिल्कुल सही है, CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में. ओके. The carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth and amount of heat or temperature will be increased on the earth surface. बिल्कुल सही है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ट्रैप कर लेती है हीट रेस को. जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है. अब इसके चारों तरफ अगर CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा तो यहां से जो हीट बाहर निकलती है अर्थ से, वो हीट बाहर जाएगी नहीं, वो हीट अर्थ के आसपास ही रहेगी. अर्थ के आसपास रहेगी तो क्या होगा, अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. ओके. इट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा. एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिड्यूस्ड. गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो रेनफॉल जो होगा उतने ज्यादा नहीं हो पाएगा. ठीक है. और वहां पर डेजर्टिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, व्हाई शुड द पेपर बी सेव्ड. पेपर को सेव क्यों करना चाहिए? आपको पता है ना, पेपर जो है वो किससे बनता है, ट्रीज जो होते हैं उनसे बनता है. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द वेज बाय विच यू कैन सेव अ पेपर. यानी कि पेपर को सेव करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उसकी लिस्ट बनानी है. आंसर है वी शुड सेव द पेपर टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड टू कंजर्व द ट्रीज ऑन द अर्थ एज पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज. हम पेपर को यूज करते हैं तो उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, हम कम से कम पेपर का यूज करेंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन कम होगा. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन कम होगा यानी कि जो पेड़ पेपर को बनाने के काम आते हैं उन पेड़ को नहीं काटा जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, पेपर का वेस्टेज करना कम कर दिया. ठीक है ना. उसके बाद क्या होगा, सेव पेपर से क्या है, बाय द क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर. पेपर की इंपॉर्टेंस के लिए अलग अलग जो भी बातें होती है कि पेपर जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, पेपर आप खराब करोगे तो उससे क्या दिक्कतें होंगी, पेड़ कैसे काटे जाएंगे, ये सब अवेयरनेस जो है वो अपने आसपास के लोगों में फैलाना. ठीक है. सेकंड, रीयूज एंड रिसाइकल. पेपर जो है वो रीयूज भी किए जा सकते हैं और रिसाइकल भी किए जा सकते हैं. ठीक है. कई सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट बनाए जा सकते हैं जो वेस्ट पेपर होते हैं, वो जो कलर्ड पेपर है, जो वेस्ट है, उनसे कई सारे आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए जा सकते हैं. और इसके अलावा देखा जाए तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं. ठीक है ना. कैसे कर सकते हैं रीयूज, सुनना ध्यान से. जैसे कई बार क्या होता है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की जो कॉपी होती है या जो रजिस्टर होता है आपका, ठीक है ना, उसको रिसाइकल करके थोड़ी सी कम अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर बना दिया जाता है. ठीक है. ये कुछ कंपनियां ये काम करती है, तो हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं. हाँ, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन दोबारा लिखने के काम तो आ सकता है ना वो. ठीक है. रिड्यूस द यूजेस ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का यूज उतना ही करना चाहिए जितना कि चाहिए, जरूरत से ज्यादा उसका यूज ना करें. ठीक है. देखो, कंप्लीट द वर्ड पजल. ये अप एंड डाउन है, ये अक्रॉस है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ये अप टू डाउन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अक्रॉस में है. ठीक है. देखते हैं क्या है. देखो, द स्पीशीज ऑन द एवरेज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि एक्सटेंशन यानी खत्म होने के करीब है. कैसे हो सकती है, इंडेंजर्ड स्पीशीज हो सकती है वो. तो मैं यहां लिख दूं इंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है. अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि ऐसी बुक जिसके पास क्या इंडेंजर्ड स्पीशीज का डाटा है. कौन सी होती है, रेड डाटा बुक. ओके. ये रहा देखो, रेड डाटा बुक. ओके. कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डेजर्ट्स बनेंगे. ठीक है. ये रहा देखो, ये फिफ्थ नंबर पे डेजर्ट. डेजर्ट्स बनेंगे. ठीक है. उसके बाद अक्रॉस में देखते हैं, स्पीशीज दैट हैव वायनिस्ड, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि कम हो चुकी है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है. एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जो स्पीशीज मिलेगी, कैसी होती है, पर्टिकुलर जगह पर जो स्पीशीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज एंड द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया. किसी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी. फिर देखो, बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी. यहां ये पजल जो है वो कंप्लीट होती है. तो ये जो है वो चैप्टर 8 और उसके एनसीईआरटी
एक्सरसाइजेस जो है वो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसेंट इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।